नमस्कार बच्चों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आज से आप शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित का अनसॉल्व पेपर, जिसमें आज आपकी पहली क्लास होने वाली है और ये 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि से संभावित प्रश्न होंगे। यानी जो आज आप प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे वो 2024 के एग्ज़ाम को देखकर एक गैस पेपर तैयार किया गया है, जिसके सारे क्वेश्चंस को आपको हमारे साथ हल करना है ताकि आप उसका 100% लाभ उठा पाएँ। होता क्या है, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, चूँकि इससे पहले आपने 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया होता है, किसी भी प्रकार का बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया होता है, इसलिए आपको कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो इसीलिए ये गैस पेपर तैयार किया गया है। उसी आधार पे जैसा आपका पेपर आएगा उसी तरीके का ये एक गैस पेपर तैयार किया गया है, जिसमें सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट किए गए हैं जैसे प्रश्न पत्र में सेट किए जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहूँगा जिसे आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है वो कितने अंक का होता है बच्चों, वो होता है 70 अंक का। ठीक है ना। ये आपका दो भागों में बांट दिया जाता है, खंड आ और दूसरा होता है खंड वा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जो खंड आ होता है वो आपके 20 प्रश्नों के साथ होता है और ये 20 अंक का होता है। यानी हम कह सकते हैं एक प्रश्न एक अंक देकर जाता है। यहाँ खंड वा जो होगा ये 5 प्रश्नों के साथ होगा और 50 अंक का होगा। लेकिन रुक जाइए, यहाँ आप ऐसा नहीं समझेंगे कि प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। यहाँ सिस्टम ये होता है कि जो 5 प्रश्न होते हैं उसमें तरीका ये रहता है, जो पहला प्रश्न होता है उसमें आपको, जिसमें आपको 6 पार्ट दिए रहते हैं, प्रत्येक को हल करना अनिवार्य होता है। इस हिसाब से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और आपको मिलते हैं यहाँ पे 12 अंक। ठीक है ना, पहले प्रश्न के लिए। दूसरा जो प्रश्न होता है इसमें भी लगभग 6 ही पार्ट होते हैं, मगर इसमें से आपको केवल और केवल 5 पार्ट करने होते हैं और वो भी 4 अंकों के साथ प्रत्येक प्रश्न होता है। तो 20 अंक यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो पार्ट होता है जिसमें, जिसे आप कहेंगे तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा आपका और अगर उसको आप नहीं जानते हैं तो अथवा में एक अदर क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन मिलेगा, या तो ये करिएगा या फिर ये करिएगा, दोनों में से किसी एक को करने पर आपको 6 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से चौथे प्रश्न के साथ भी यही नियम लागू होता है और 5वें प्रश्न के साथ भी यही नियम लागू होता है कि एक प्रश्न होगा, अथवा में भी एक प्रश्न होगा, दो में से किसी एक को करना रहता है और ये 6 अंकों के साथ होता है। तो कुल मिला के आपको टोटल अंक यहाँ से 12, 20, 32 और 6 38 और 6 44, 6 50 अंकों का पेपर तैयार हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ पाए, आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो 70 अंक का होता है, जिसमें 2 खंड होते हैं, खंड आ खंड वा। खंड आ में आपके 20 प्रश्न होते हैं बहुविकल्पी टाइप के, और खंड वा में आपको जो है 5 प्रश्नों के साथ खंडवा तैयार किया जाता है, जिसमें पहले प्रश्न में 6 पार्ट होंगे, सभी आपको करने होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, यानी 12 अंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी 6 ही प्रश्नों के साथ होगा, लेकिन इसमें 5 करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस हिसाब से आपके यहाँ पर जो अंक बनते हैं वो 20 अंक बनते हैं। इसी हिसाब से तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो प्रश्न जो भी इसके साथ आएगा, अथवा में भी एक प्रश्न होगा और ये 6 अंकों के साथ होगा। इसी तरीके से चौथा भी 6 अंक का होता है, पांचवा भी 6 अंक का होता है। 6 अंक का कोई भी क्वेश्चन होता है उसके साथ अथवा में एक क्वेश्चन अवश्य होता है, तो दो में से किसी एक को करना होता है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे खंड आ को और इसी को समाप्त करेंगे। आगे फिर हम खंड वा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और
अदर लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। जो भी बच्चे हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ बेहतर सीखा है, तो प्लीज़ इतना काम अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम खंड आ को, जिसमें हम 20 प्रश्न करेंगे और आज ही हम अपने आप को जांच पाएंगे कि अभी तक हमने कितना पढ़ा है। और आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम उसको पढ़ें और आपकी इस सीरीज़ को कंटिन्यू समय पर हर एक वीडियो ला सकें। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, n1 गुणे n2 इज इक्वल्स टू HCF गुणे LCM। ऐसा कुछ आपने अवश्य पढ़ा होगा। n1 होता है पहली संख्या, n2 होता है दूसरी संख्या, और HCF जो है आपका वो होता है मासा, और LCM होता है लासा। ठीक है ना, तो एकदम फटाफट मान रख दो। अगर हम पहली संख्या की बात करें तो मेरे पास 26 है, n2 की बात करें तो मेरे पास 156 है, और बेटा HCF आपसे पूछा गया है तो इसे यूं ही लिख लेंगे, लेकिन LCM आपके पास 156 दिया गया है। आप इसको ना लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये गुणा में है, इधर भाग में आएगा, तो हम लिख सकते हैं 26 गुणे 156 बटे 156 इज इक्वल टू HCF, है ना। 156 से 156 कट जाएंगे, HCF आपका आ जाएगा बेटा, कितना आएगा, 26। तो जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बी पार्ट। ठीक है ना, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप सही से समझ पाएँ। कौन सा, नीला ले लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए इसको कंटिन्यू रखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे बोला गया है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं बच्चों आपको पता होगा वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, और परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख पाते हैं। दोनों ही कंडीशन में q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। तो पहले विकल्प से चलते हैं। पहले विकल्प में आपको दिया गया √25। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना बेटा। और आप जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी भी संख्या का 2 बार गुणा होता है तो एक बार बाहर आ जाता है, यही तो आपने सीखा है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, और 5 को जैसा कि आप जानते हैं 5/1 लिख सकते हैं। यानी आपने कहीं ना कहीं इस नंबर को p/q के रूप में लिख लिया, और q 0 भी नहीं, यानी कि भाई ये तो आपकी परिमेय संख्या हो गई। ये कौन सी संख्या हो गई, p/q वाली संख्या हो गई। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि ये अपरिमेय तो नहीं है। ठीक है ना, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। और ये पूछ रहे अपरिमेय संख्या के बारे में। इन्होंने कहा ए और बी दोनों पार्ट अपरिमेय हैं। देखिए अभी मैंने चेक किया, ये परिमेय है, और ये बोल रहे हैं ए और बी दोनों अपरिमेय। हालांकि बी चेक नहीं किया, लेकिन ए अपरिमेय नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बी पार्ट आप देखेंगे तो इसमें ये तो परिमेय है 5, और √3 अपरिमेय है। ठीक है ना। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी √3 को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये संख्या आपकी अपरिमेय होगी। इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा। बी पार्ट आपका सही है। ठीक है ना, कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको बताया गया है कि 2 समीकरण हैं बेटा, 2 समीकरण हैं, x-2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है बेटा y + 6 इज इक्वल टू 0। करना क्या रहता है आपको, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, 2 माइनस का लेफ्ट में लेके जाओगे प्लस का 2 हो जाए। इसी तरीके से y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 6 है, लेफ्ट में लेके जाओगे -6 हो जाएगा। आपके जो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे x, y, यानी ये दोनों इक्वेशंस जिस पॉइंट पर काटती हैं उसके निर्देशांक जो होंगे x, y। x की वैल्यू आपने निकाली 2 और y की वैल्यू आपने निकाली -6। आप मिला लो किस विकल्प से ये मैच कर रहा है, डी से, तो आपका डी पार्ट एकदम राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ पर आप दो समीकरण देख सकते हैं, जैसे एक तो ये रेखा है और एक ये रेखा है, ये दोनों दो चर रैखिक समीकरण है। बेटा जब भी आपको इस टाइप का युग्म मिलता है तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं वो तीन तरीके का व्यवहार करती हैं। पहली, ये एक दूसरे को काटती हैं। दूसरी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बेटा कभी नहीं काटती हैं मतलब समांतर टाइप की होती हैं। ये समांतर टाइप की नहीं बल्कि समांतर ही होती हैं, ठीक है ना बेटा। चलो हम इनको सही से दिखाते हैं। तीसरी टाइप की जो होती है ये कह सकते हैं संपाती रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक और इस पर संपाती रेखा बनाते हैं। देखिएगा जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो रेखाएं, एक ये और एक ये, यहाँ पर एक ये, यहाँ पर दो हैं, एक ये ब्लैक वाली और एक ये रेड वाली। ये दो कलर मैंने इसलिए लिए ताकि आपको बेहतर ढंग से समझा पाएं। यहाँ पर जो एक रेखा है वो दूसरी रेखा के ऊपर जा रही है ना, एकदम। तो कह सकते हैं इस स्थिति में ना बेटा इसका एक हल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पर काटती हैं। इस स्थिति में ये रेखा इस रेखा को कभी नहीं काटती है, समांतर स्थिति है ना। तो यहाँ पर एक भी हल नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जगह जगह पर जहाँ पर आप पॉइंट रख देंगे वहीं पर ये इसको टच कर रही है। जहाँ पर आप पॉइंट रख सकते हैं रख दो, वो इसका हल होगा। कह सकते हैं इसके अनेक हल होंगे। बेटा देखिए इसका एक हल होगा, वो भी कैसा? एक अद्वितीय हल होगा। क्या? एक हल होगा, वो भी अद्वितीय, ठीक है। और इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और बेटा इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब आप एक बात याद रखें, इन्हें कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना बेटा। और इन्हें आप कहेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है बेटा। और इन्हें आप कहेंगे संपाती रेखाएं। क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं। याद रखना है ये संगत रेखा युग्म होता है, ये संगत होता है और ये संगत होता है। संगत मतलब मिलना जुलना रहता है, ठीक है। कभी ना कभी एक दूसरे से मिलनी चाहिए तो संगत। और आप बताओ ये क्या कभी मिली हैं? पीछे कभी नहीं मिली, आगे इन्हें कितना बढ़ाओ नहीं मिलेंगी और अभी मिल ही नहीं रही। तो कह सकते हैं ये तो ना तो मिली थी, ना मिली हैं और ना मिलेंगी, यानी कि इनसे आपस में कोई संगत नहीं। तो ये असंगत हैं। कैसी हैं? असंगत हैं। और बेटा ये तो संगत हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा मम्मी पापा ताने मारते रहते हैं कि उसकी संगत गलत है। संगत मतलब आप किसके साथ रहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, मैथ में आप एक बार साथ रहे हों या फिर हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं, आप संगत बोले जाएंगे, ठीक है ना। और जब कभी भी आप किसी से नहीं मिलते हैं और ना मिलने की उम्मीद होती है और ना अभी मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये असंगत होगा, ठीक है ना। अब कंडीशन बता देते हैं कि ये दोनों इस स्थिति में क्या रहता है, इस स्थिति में क्या रहता है, इस स्थिति में क्या रहता है। कैसे पहचानेंगे कोई भी दो सरल रेखाएं कब संगत होती, कब असंगत, कब समांतर? तो बेटा याद रखना है, जो आपको इक्वेशंस यहाँ पर दिख रही है ना, यहाँ से पता चलेगा। अगर आपको a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/v2 मिले, है ना, तो आप समझ लेना ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, जब आपको a1/a2 बराबर b1/v2 और नॉट इज इक्वल टू c1/c2 मिल जाए, तो आप समझ लेना बेटा कि ये समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको मिले a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2, तो आप समझ लेना कि ये जो है ना, ये आपकी संपाती रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस, ठीक है ना। तो आपका जो सवाल था एक अद्वितीय हल के लिए था, मतलब इसके लिए था कि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए है ना। तो इसका ऑप्शन जो है सी पार्ट एकदम सही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के
का योग होगा, के मूलों का योग होगा। अच्छा ठीक है, देखिएगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने पढ़ा होगा -b/a, या फिर इसे हिंदी में पढ़ा होगा -x का गुणांक, है ना, और बटे x² का गुणांक। इतना तो आपने पढ़ा होगा ना। तो देखिएगा बेटा, याद रखना है माइनस चिन्ह ये फार्मूले वाला है, और इसके बाद x का गुणांक आप देखेंगे तो -3 है, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, बटे x² का गुणांक आपके पास 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प ए से मैच कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल। देखिएगा आप ऐसे समझिए बेटा, ये आपकी धारा है, देखिएगा बेटा ये धारा है। अभी आप जिधर धारा बह रही है उधर नाव की गति तेज होगी, और जिधर धारा के विपरीत डायरेक्शन में नाव की गति धीमी होगी, स्लो होगी। अच्छा ऐसा कैसे? मान लो शांत जल, जब धारा नहीं बह रही है, तब यहाँ इन्होंने बताया कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव तैर सकती है। ये हमारी ताकत पर डिपेंड करती है, हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरा सकते हैं। कब? जब पानी बिल्कुल शांत है, नहीं तालाब के पानी में। लेकिन जब हम इसी नाव को किसी ठहरे हुए पानी की बात नहीं कर रहे हैं, जिसे जैसे नदी मान सकते हैं, नदी में मैंने इस नाव को डाला, और नाव को अगर हम जिस डायरेक्शन में जल बह रहा उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो मेरा वेग 8 से बढ़ जाएगा, और अगर हम विपरीत डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो 8 से घट जाएगा। और ये घटना बढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर प्रति घंटा पर है। इसके बाद जो होगा वो धारा की चाल करेगी, यानी कि अगर आप धारा के साथ जाओगे तो ये अपनी चाल इसको दे देगी। इसकी चाल है कितनी बेटा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये इसको दे देगी। कुल मिला के 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन ठहर जाइए, आपका आंसर नहीं, आपसे पूछा गया कि विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में पूछा गया, मतलब इधर जाना है, धारा इधर, तो घटाना पड़ेगा बेटा। 8 - 3 = 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका राइट आंसर जो होगा सी पार्ट होगा। अच्छा अगर धारा के साथ जाते, विपरीत ना कह के धारा की दिशा में बोला जाता, तब आपका 11 किलोमीटर प्रति घंटा होता, और ये दोनों स्थितियों में गलत होगा। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। देखिएगा बेटा, अगर कोई दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात बराबर होता है संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के। ये बात सही हुई। तो हम कह सकते हैं h1 का वर्ग बटे h2। h1 h2 क्या? पहले त्रिभुज की ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई h2, और इसका वर्ग = लिख सकते हैं 20/45। बस आप इसको काट दो, 5 चौके 20 और 5 45, 5 से काट दिया ना। h1/h2 का होल ऑफ स्क्वायर = 4/9। इधर से वर्ग घटेगा, इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा। h1/h2 = √4/9। यही तो लिखना पसंद करेंगे आप। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी आप अगर लिखना चाहें h1/h2 = 2:3, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न, इससे पहले हम देख लेते कौन सा विकल्प आपका सही है। तो बेटा सी पार्ट इसमें भी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया त्रिभुज ABC, त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं यहाँ पर। ठीक है, डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, तब ABC तथा BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं प्यारा सा। देखिए बेटा,
यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं बढ़िया इस तरीके से, देखिएगा, और इसको बड़ा बनाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना बेटा। अब क्या करना है, इसमें इसको नाम देना है। मैंने नाम दिया ए बी सी, ठीक है ना। इन्होंने बोला डी बिंदु बी सी का मध्य बिंदु है, यानी यहां पर कोई एक बिंदु होगा जिसे बोलेंगे डी। ओके, फिर बोल रहे हैं कि बी डी ई, वी डी ई, यानी एक बिंदु यहां पर होगा, है ना बेटा, और ये भी मध्य में ही होगा। क्यों मध्य में होगा, अभी मैं समझा दूंगा आपको, 1 मिनट के लिए आप ठहर जाइए, मैं बना लेता हूं, इसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूं। ये चलो, इसकी जो है भुजा का कलर चेंज कर देता हूं, अब ठीक है। अब समझिएगा, आप यहां पर नाम दे देता हूं ई। देखिए, अगर ई बी डी, सॉरी बी डी ई, बी डी ई समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये भुजा इस पूरी भुजा की आधी है ना, तो ये भुजा भी तो बेटा इसकी आधी ही तो होगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं सभी, और इसकी सारी भुजाएं इक्वल हैं, और इसकी भी सारी भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी प्रत्येक भुजा इसकी संगत भुजा की आधी होगी, सीधी बात, ऐसे आप समझो। मतलब अब ये भी आपने पढ़ा है, जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो नहीं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं उन्हें हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, कौन से त्रिभुज, ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई, ये बेटा कैसे होंगे, ये आपके कैसे त्रिभुज होंगे बेटा, समरूप त्रिभुज होंगे। अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो आप लिख सकते हैं ए बी वटे वी डी। क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी वटे वी डी। और इसका जो देखिए यहाँ पर मैंने पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए। यहाँ पर मैंने लिया ए बी, तो यहाँ पर आपको लेना होगा बी डी। अब यहाँ पर ले रहा हूँ बी सी, यहाँ पर आपको लेना होगा डी ई, तो हम लिखेंगे बी सी बटे डी, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर आपको लिखना होगा ए सी और इसका लिखना होगा बी ई, ठीक है ना। और ये किस तरीके का व्यवहार कर रहे होंगे, ये जस्ट आधे होंगे ऊपर वाले बड़े त्रिभुज के। तो इसकी एक भुजा अगर 1 है, 2 है, इसकी बेटा 2 है तो इसकी होगी 1। इस तरीके का यहाँ पर रेशियो मिलेगा। अगर आप इसे a समझ रहे हैं तो ये a/2 होगा, और अगर इसे आप 1 समझ रहे हैं, 2 समझ रहे हैं, 2, तो ये जस्ट 1 होगा, ठीक है। 1 ये होगा तभी तो 2 होंगे, समझ रहे हैं ना। अब चूंकि तुलना जो की गई है वो इसके साथ, अब देखिए आपने अगर इसे 2 माना तो इसे भी 2 मानना पड़ेगा। इसे क्यों, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। कि अब कंफर्म हो गया, ये इस त्रिभुज की भुजा 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, समबाहु त्रिभुज है इसलिए। तो ये 2, ये 1। अब देखिए इसकी तुलना ऐसे करेंगे तो ये 1 और ये 2, जस्ट यही आपका रेशियो मिलने वाला है। और आपको मालूम होता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इज टू होता है संगत भुजा के वर्गों का अनुपात। यानी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी वटे एरिया ऑफ त्रिभुज बेटा बी डी ई इज इक्वल टू होगा कोई भी, या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो। मैं लिखता हूं ए बी का वर्ग वटे वी डी का वर्ग, बस इतना लिखना। आप चाहते तो बी सी का वर्ग वटे डी का वर्ग लिख सकते थे, ए सी का वर्ग वटे बी का वर्ग लिख सकते थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 का वर्ग और यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा 4/1, यानी कि 4:1 जो होगा इसका सही आंसर होगा। सी पार्ट एकदम सही है। क्या बात है, सारे के सारे सी सही दिख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आपसे पूछी गई। देखिए 2 बिंदु अगर आपको दिखें, एक बिंदु ये, क्या बात है भाई, नाराज क्यों हो रहे हो, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये,
और इन दोनों के बीच की अगर दूरी आपसे पूछी जाए तो यही तो होगी जो आप देख पा रहे हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे समझ लो आप। 2,3 और 4,1 दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी जो आपको ये दिख रही ये निकालनी। अगर ये d है तो हम d बराबर लिखते हैं अंडर रूट पहले से पहला घटा दो, 2 - 4 का वर्ग और प्लस चिन्ह लगा के बेटा दूसरे से दूसरा घटा दो, 3 - 1 का वर्ग। तो आप पाएंगे यहाँ पर -2 का वर्ग होगा बेटा, 2 का वर्ग, और बेटा यहाँ पर +2 का वर्ग होगा। आप देखेंगे तो ये 2 दूनी 4, -2 का वर्ग +4 होता है और यहाँ पर भी +4 होगा। तो आप देखेंगे ये 4 4 8 हो जाएगा। 8 को लिखते हैं बेटा 2 × 2 × 2, यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आएगा, ये 2 अंदर रह जाएगा और ये मात्रक या इकाई आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो कुल मिला के 2√2 आपको दिखे, आप आंसर मार दो। इसका भी सी पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि बिंदु ए, वी और सी संरेख हैं तो इनमें से कोई रिलेशन निकलना चाहिए। देखिए बेटा यहाँ 2 तरीके होते हैं सवाल लगाने का, हम आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। 3 बिंदुओं से बनता है एक त्रिभुज ए, बी, सी। अगर 3 बिंदु एक लाइन पर हैं तब तो एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है ना बेटा। और अगर 3 बिंदु एक लाइन पर नहीं है तो इनको मिलाने से बनेगा एक त्रिभुज। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इन तीनों बिंदुओं को लेकर त्रिभुज का फार्मूला लगा दो। अगर ये संरेख होंगे तो हम त्रिभुज के फार्मूले के बराबर 0 रख देंगे, और अगर संरेख नहीं होते हैं तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकल आता है। देखिए अगर यहाँ बात की जाए, अगर ये इस पोजीशन में है सीधे सीधे बिल्कुल, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 0, क्योंकि यहाँ त्रिभुज बन ही नहीं रहा। जब त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो क्षेत्रफल काहेगा भैया। तो कभी भी 3 बिंदु आपसे संरेख बोले जाएं तो आप समझ लेना कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 लिख के उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, जो भी होगा आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है बेटा, मान लो कि आपने 3 बिंदु ए, बी, सी दिए गए हैं और संरेख होंगे, तो आप पहले ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो। अभी जैसे निकाला था पिछले सवाल में, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और फिर पूरी। जैसे मान लो ये D1, ये D2 और ये D3, तो यहाँ पर D3 बेटा बराबर होना चाहिए D1 + D2 के। अगर ऐसा आता है तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है और हो सकता है ये आपके लिए सरल भी हो। अगर आप इसे बेहतर ढंग से कर पाते हैं तो आप ऐसे कर लो। अदरवाइज हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो x1, यहाँ से नोट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, वैसे तो 1/2 होता है, 1/2 का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि ये संरेख हैं तो वो 0 की तरफ आके खत्म हो जाए। आप इतना लगाओ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 y1 प्लस x3 y1 - y2। इस तरीके से एक फार्मूला आप लगाओ। यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, इन मानों को उठा के इसमें जस्ट पटक दो। तो देखो बेटा यहाँ पर x1 क्या है 1 ब्रैकेट प्लस यहाँ पर x2 0 ब्रैकेट, फिर यहाँ पर x3 a इस तरीके से बराबर 0। देखिए मेरा अंदाज यही होता है, मैं सबसे पहले इसको लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ। इसके बाद मैं 2 नंबर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ y2 है 2 3, तो सबसे पहले y2 0 - y3 v, फिर मैं लिखता हूँ v - y1 मतलब 2, फिर मैं लिखता हूँ 2 - 0 मतलब y1 - y2, ठीक है ना। अब बेटा देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ समझ आ रहा है कि माइनस, यहाँ पर देखिए 0 को घटाओगे b से तो v बचेगा, वो भी माइनस का 1 × -v, और ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 2a, क्या हो गया 2a = 0। देखिए बेटा ये माइनस का v प्लस 2a बनेगा जाके बराबर में 0, यानी आप b को उधर भेज दो तो 2a बराबर v। क्या ऐसा कुछ दिख रहा 2a बराबर b? इसका भी भाई सी पार्ट है। गजब ही, पता नहीं किस महाशय ने इस पेपर को सेट किया, सारा का सारा सी पार्ट के साथ जा रहा है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन है। इसमें बोला गया त्रिभुज
के शीर्ष ये दिए गए। देखिए ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, आपको बताना है ये त्रिभुज किस टाइप का है, समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। तो फटाफट एक त्रिभुज बना लेते हैं और इनके शीर्षों को हम रख देते हैं। मान लो ये त्रिभुज है और शीर्ष कुछ इस तरीके से दिए -4, 0, कहीं से भी शुरू कर दो आप, कहीं से भी 4, 0 और 0, 3। नाम दे देते हैं ABC। आपको करना क्या है, पहले AB निकालना, BC निकालना और AC निकालना। देखिए हमने AB निकालना शुरू कर दिया। AB निकालेंगे तो क्या, पहले से पहला घटा के -4, ठीक है ना भाई, पहला -4 है, उससे घटाना 4 है, इसका वर्ग करके प्लस दूसरे से दूसरा घटा के 0 - 0, तो इसका वर्ग। अब देखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर -4 -8 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो बेटा -8 का वर्ग और प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये √64 होगा। माइनस की संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है बेटा, तो यहाँ इसका वर्गमूल लेंगे 8 इकाई। देख रहे हैं ना। इसी तरीके से BC निकालिएगा फटाफट। VC बराबर √, पहले से पहले यानी कि 4 से 0 घटाया प्लस फिर बेटा 0 से 3 घटा दो, 0 - 3, तो आप देखेंगे 4 से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16 है। 0 से 3 जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 0 से 3 तो नहीं जाएगा, 3 से 0 जाएगा, लेकिन माइनस का 3 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के 3 है इसलिए। और -3 का वर्ग करेंगे प्लस 9 मिलेगा, इनको जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल जैसा कि आप जानते हैं 55 25 यानी 5 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात कंफर्म है कि ये समबाहु त्रिभुज तो नहीं हुआ, क्योंकि एक भुजा अलग अलग आ गई। अच्छा चलो AC निकाल लेते हैं, इसके बाद ही कंफर्म करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं इसका। तो बेटा AC निकालने के लिए पहले से पहला घटा के -4 - 0 का वर्ग और प्लस 0 - 3 का वर्ग। देखिए बेटा यहाँ पर -4 से 0 जाएगा, -4 बचने वाला है, -4 का वर्ग प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 3 जाएगा, फिर वही बात, -3 बचेगा, -3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे फिर से 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5 हुआ। कहीं ना कहीं दो भुजाएं इक्वल आ गई, यानी कि यहाँ पर BC और AC बराबर है। कौन सी बेटा बराबर है, ये BC और AC, हाँ ठीक है ना, BC AC ये दोनों बराबर, हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन बराबर हैं, ऐसा निकल के आया। और ये अलग है, ये 5 और ये 8, तो ये बेटा समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाए। कौन सा विकल्प सही है, B पार्ट एकदम सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया sin A = 4/5, तो tan A का मान बताइए। देखिए बेटा tan A का मान बताना आसान है। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लो। देखिएगा हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा, और ये ABC। sin A बराबर आपने पढ़ा होता है लंब अपान कर्ण, तो आपका लंब अपान कर्ण जो है 4/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4 हो गया, कर्ण 5 हो गया। आधार नहीं मालूम, पाइथागोरस बब्बा को याद करिएगा। आधार का वर्ग = लिखते थे AC, यानी कर्ण का वर्ग माइनस BC यानी लंब का वर्ग। ऐसा कुछ पढ़ रखा है ना आपने। तो यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, फाइनली आप कहेंगे 25 - 16 बराबर 9। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा, √9 यानी 3। ये आपका निकल के आ गया 3, ठीक है ना बेटा। और अब आप निकाल लो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। लंब आपका 4, आधार आपका 3, बस यही 4/3 आंसर हो गया। C पार्ट इसका भी सही है। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। इसका मान चाहिए sin² थीटा और प्लस 1/1 + tan² थीटा = होता क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, 1 + tan² थीटा को आप लिख सकते हैं sec² थीटा। पहले तो इसे लिखेंगे sin² थीटा प्लस 1/, इसे लिखेंगे sec² थीटा। ओके, इसे लिखेंगे sin² थीटा प्लस 1/sec² थीटा = cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, यानी कि D पार्ट आपका सही। देखिए यहाँ पर रचा रचा के लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये वो विकल्पी प्रश्न है, जितना आप शॉर्टकट से लिख पाओ वैसे आप लिखो।
जितना कम से कम लिख के आंसर निकाल लो उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं बेटा, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखना बेटा, कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए पहले वृत्त बना लेते हैं एक अच्छा सा। चलिए कहाँ है वृत्त महोदय? ये आ गया वृत्त, ठीक है ना। और बोला गया है इसका चतुर्थांश। एक मिनट, मैं इसका चतुर्थांश भी क्रिएट कर लेता हूं। ये व्यास है और बेटा एक ये हो गया, ठीक है ना। और रही बात चतुर्थांश की, तो बेटा ये बात जो है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। अब हम देखते हैं परिधि बेटा ये होती है, ये जो राउंड वाली राउंड ऑफ गोल गोल आपको दिख रहा है ना चक्कर, ये जो है परिधि को रिप्रेजेंट करता है। और परिधि किसी भी वृत्त की 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर है? 22 के बराबर। 2 से 22 कट जाएंगे 11 बार में ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 11/पाई। और जैसा कि आपको पता है, हमसे पूछा क्या गया, पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए बेटा, ये 90 अंश को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 90 अंश को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 90 अंश को रिप्रेजेंट करेगा। 90 90 90 90 4 बार आएंगे तभी 360 होंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा होता है, अब हम इसको आगे सोल्व करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये कटेगा पाई, ठीक है ना। होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा रहता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 अंश बटे 360 अंश। इंतजार कर रहे थे, पाई तो ऐसे ही लिखा रहने दिया। आर की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 11/पाई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 11/पाई का वर्ग। देखिए बेटा, इसे जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो 9 चौक 36 यानी कि 1/4 पाई, यहाँ पर आपको मिलेगा 121 11 का वर्ग, और यहाँ पर मिलेगा पाई स्क्वायर। इससे इस पाई को जाने दो बेटा, ये कटने वाले तो है नहीं। 121/4 पाई अगर कहीं दिख जाए तो टिक कर दो आप। कहीं पर नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं गलत है भाई। परिधि, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो r का मान आपने निकाल लिया है, 2 पाई r = 22, ठीक है। 2 से 11 बार में कट गया, ये भी ठीक है। r की वैल्यू 11/पाई सही है। फार्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो या कोई भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपने 90 अंश रखी, 360, 90 से 4 बार में 360 कट जाएंगे। पाई ये रहा, 11 का वर्ग 121/पाई स्क्वायर। पाई से पाई चला गया और /4। बेटा यही होना चाहिए, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल 121/4 पाई। चलिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर पाई में आंसर नहीं दिया गया। अच्छा ये बात है, तभी मैं कहूँ पाई की वैल्यू रख लो 121/4 × 22/7। 7 ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तभी मैं सोच रहा था कि आंसर क्यों नहीं आ रहा। अब आ जाएगा 121 × 7/4 × 22। अभी एक तरीका और बता देंगे आपको। 11 11 में 121, 11 दूनी 22, ठीक है ना बेटा। 11 से 77/2 चौके 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए बेटा, कभी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप ऐसे ना निकाल के, आप एक फार्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, बटे में 4 कर दो तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आएगा। आधे वृत्त का 2 का भाग कर दो, 1/3 का निकालना तो 3 का भाग कर दो, है ना, इस तरीके से। अब करना क्या है बेटा, यहाँ पर r का मान रखना है आपको। r की वैल्यू 11/पाई आपने निकाल रखी है, तो आप लिखेंगे पाई/4, r का मान 11/पाई का वर्ग। तो आप देखेंगे पाई/4 × 11 11 में 121/पाई स्क्वायर। इससे ये चला गया है ना, तो आप देखेंगे 121/4 पाई। और वही तो इसको सोल्व किया, 121/4 पाई 77/8। तो आपने कम लिखा और आंसर तक आप पहुंच पाएंगे, 77/8, है ना। इस तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 88 और 66 सेंटीमीटर हैं। पाई बराबर 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा, काफी बच्चे तो ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर वलय क्या चीज है, तो हम समझाते हैं आपको। ये एक वृत्त है और बेटा एक दूसरा वृत्त बनाते हैं, यहां बना के इसको अंदर ले जाते हैं इस तरीके से। तो आप जो देख पा रहे हैं, एक मिनट अभी भी अब सही है। तो आपने देखा बेटा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यही तो वलय है। ये अब ये वलय है, इसी को आपको बताना है। क्या पूछ रहे हैं? ये वलय की चौड़ाई पूछ रहे हैं। चलो अच्छा है, अभी निकाल रहे हैं। एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, ठीक है, की परिधियां बेटा कितनी? 88 और 66। इसकी परिधि 2πr, अभी मैंने बताया था 88 के बराबर, और इसकी परिधि, इसे हम बेटा r बड़ा वाला मान लेते हैं और इसे 2πr छोटा वाला, क्यों? ये छोटा वृत्त, ये बड़ा वृत्त, ऐसे मान लिया। ये 66 है। तो बेटा यहाँ से कैपिटल R निकालो आप, तो आप पाएंगे 88/2π, और यहाँ पर मान भी रख दो, तो 88/2π की जगह पे लिखेंगे 22/7। ऐसा हमसे बोला गया है ना, 7 ऊपर चले जाएंगे, तो 88 × 7 बटे y दूनी 44, 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, यानी यहाँ कैपिटल R का मान जो है कितना है बेटा? 14 इकाई निकला, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर R का वैल्यू निकालते हैं, 66/2π करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? 66/2π की वैल्यू 22/7, 7 ये ऊपर जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 66 × 7 बटे 22 दूनी 44। एक मिनट बेटा, यहाँ पर गुणा नहीं करेंगे, 22 ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि 22 तिहाई होते हैं 66, है ना। 3 सत्ते 21, बेटा यहाँ पर 7 है ना, ये 3 सत्ते 21/2, और 21/2 को जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 10.5। 21/2 मतलब 10.5। अब देखिए 14 यहाँ से यहाँ तक, और ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है केंद्र से, जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 10.5, 10.5। तो ये बचा हुआ एरिया कितना, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होगी बेटा? 10.5 में क्या जोड़ें? 14 पहुँच जाओ तो 3.5, कितना होगा? 3.5, और 3.5 को आप कहते हैं 7.5। 7/2 अगर कहीं दिख जाए तो वही आंसर है, यानी सी पार्ट एकदम सही आंसर है। ओके, कुछ बात समझ पाए भाई? इसकी जो चौड़ाई होगी वो R माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगी, ठीक है। और कैपिटल R की वैल्यू आपके पास है 14, और स्मॉल r की वैल्यू आपके पास है 21/2, यही तो है। आप इसे सोल्व करो, 14 दूनी 28 माइनस 21/2 घटाएंगे 7/2, आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। देखिएगा बेटा, मैं बना देता हूं एक पाइप। देखिएगा, एक पाइप बनाने वाला हूं, एक और ले लेता हूं, इस तरीके से इसको सेट कर देता हूं, और बेटा यहाँ पर मैं एक अंदर ले लेता हूँ इसके, इस तरीके से, एक यहाँ पर ले लेता हूँ अंदर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक बेलन चूंकि तैयार कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से ये रहा। थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और इधर इसे भी मिला ही देता हूँ, इसे भी थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है बेटा।
ये आप देख पा रहे हैं एक पाइप है, ये अंदर वाला और ये इसकी मोटाई थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ दो पाइप हैं, दो पाइप नहीं, पाइप एक ही है, बाद बाकी मोटाई है इसकी, ठीक है ना कुछ। यहाँ पर एक पाइप का बाहरी व्यास जब भी आपसे बोला जाता है तो आप बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक, ये आपका बाहरी व्यास हो गया। और जब ये आंतरिक व्यास की बात करेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं त्रिज्या को डिफाइन कर गया आपके सामने, जबकि हमें व्यास के बारे में बताना चाहिए था। ये जो है आंतरिक व्यास है। क्या आपको व्यास की जरूरत पड़ती है? नहीं, हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। ये टोटल कितना है 4 और ये कितना है 3, तो हम कैपिटल डी मान सकते हैं बाहरी व्यास को, ये 4 है तो कैपिटल आर क्या होगा dy2 कैपिटल डी बटे 2 यानी कि 4/2 काटेंगे 2 बार में, ठीक है ना। आंतरिक व्यास को हम मान सकते हैं स्मॉल डी जो है आपकी 3 है, तो स्मॉल आर कितना होगा dy2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। वैसे 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल हमसे पूछा और बताया गया कि ये जो लेंथ है इसकी लंबाई है वो 20 है सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयतन पूछा गया, देखिए बाहरी पूरा आयतन निकालेंगे बाहरी त्रिज्या लेकर, है ना, तो निकलेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच दोनों के लिए एक ही, चाहे अंदर वाले पर विचार करें या फिर बाहर वाले पर विचार करें, ठीक है। और माइनस करेंगे अंदर वाले जो होल है जो जिसमें हवा भरी हुई ना, पाइप खोखला होता है तो हमें हमेशा धातु का आयतन निकालना रहता है यहाँ पर, जिसका पाइप बना हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, जब हम बाहरी त्रिज्या लेंगे यहाँ से यहाँ, तो हवा सहित धातु का आयतन आ गया, इसमें से हमें हवा का आयतन निकालना है जो अंदर दिख रहा है आपको एरिया, है ना, जो खोखला है, तो उसका आयतन उसकी त्रिज्या के साथ निकलेगा यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, है ना। अब बेटा यहाँ पर पाई और एच आप चाहो कॉमन कर सकते हो, पाई मैंने कॉमन इधर किया, एच इधर किया, बचा क्या कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू रख दो, देखिए यहाँ पर पाई सभी जगह नजर आ रहा है यानी पाई की वैल्यू रखनी नहीं। आर की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा 2, कैपिटल आर है ना, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 4 लिखा भी नहीं, इनने 2 का वर्ग के हिसाब से लिखा है, तो यानी बिल्कुल परफेक्ट है। 2 का वर्ग माइनस यहाँ पर कितना निकला था 1.5 का वर्ग और इंटू एच की वैल्यू 20 मिल रहा है कहीं पर, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। बी पार्ट एकदम सही है, आसान सा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। किसी बेलन का आयतन होता, अभी तो बताया पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए आगे देखिए, आंकड़े दिए 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका। देखिए इसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सेट करो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मर्जी हो आपकी, वैसे लिख सकते हो अवरोही क्रम, ठीक है। सेट करो तो आप देखेंगे 2, 4, 5, 6 और 8, ठीक है। मैंने आरोही क्रम में लिखना पसंद किया, बढ़ते क्रम में ना। अब माध्यिका में क्या होता है, आगे और पीछे से बराबर छोड़ के बीच में जो होता है वही वैल्यू होती है। माध्यिका 5 कैसे सर, देखिए यहाँ पर 5 अंक हैं, 5 संख्या है बटे, होता क्या है अगर विषम संख्या है तो +1 करके 2 का भाग दे दो, और सम हो क्योंकि 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा ना, तो +1 करेंगे 6/2 काटेंगे 3, तीसरी संख्या जो होगी माध्यिका होगी 1, 2, 3, ये आंसर हो गया। और अगर यहाँ पर 6 होता बेटा तो आप देखें 6 2 से कटेगा 3 बार में, तो यहाँ पर 2 संख्या होती, एक तो तीसरी और इसमें +1 करके यानी कि चौथी। तो तीसरी मान लो यहाँ पर 9 होता तो तीसरी तो 5 हो गई और चौथी 6 हो गई। आप देखो ना, पहले से 2 छोड़ दो, दूसरे से 2 छोड़ दो, माध्यिका मतलब बीचों बीच में 5 को भी नहीं कह सकते, 6 को भी नहीं कह सकते ना, तो दोनों को कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 और 6, लेकिन माध्यिका आंसर 1 में निकलना चाहिए ना, यहाँ 2 निकल रहा, 5 और 6, तो इनको भी जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है, 6, 5, 11/2 ये माध्यिका हो जाता है, यानी कि इसका भाग देके 5.5 समथिंग कुछ आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया, आपसे इनके बारे में बोला गया 2, 4, 5, 6, 8, तो बीच की संख्या 5 है, वही माध्यिका होगी। कौन सा आंसर, सी पार्ट सही है। चलिए
1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। सारी संख्याएं लिखो, उनको जोड़ो, बटे जितनी भी संख्या उनका भाग दे दो। 9 संख्याएं टोटल जोड़िएगा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 8 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 बटे 9। 9 पना 45। बेटा इसका भी आंसर 5 होगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारा सपोर्ट अवश्य करें। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।